क्या था? न्यूट्रिशन। बेसिक बात अगर बोले किसको बोलेंगे न्यूट्रिशन? इनटेक ऑफ फूड, भोजन का लिया जाना। बहुत ही सिंपल परिभाषा। अगर कहीं पर आ जाती बात कि पोषण किसको बोलते हैं, तो बस आप ये बोल दोगे जीव के द्वारा, जीव के द्वारा किसका लिया जाना? भोजन का, भोजन का लिया जाना। ठीक है? यानी कि इनटेक ऑफ फूड। लेकिन हम फूड क्यों लेते हैं? कोई भी जीव क्यों लेता है? क्योंकि उसको जीवन जीना है। जीवन का मतलब क्या है आप समझिए। यहाँ पर जो जीवन जीने की बात आई उसका मतलब आप समझिए क्या है कि कोई जीवित रह सके उसके लिए जो शरीर में मुख्य प्रक्रियाएं होती है वो चल सके। जैसे शोषण है, उत्सर्जन है, ऊर्जा प्राप्त हो सके, ये सारी गतिविधियां चल सके, कोई जीव वृद्धि कर सके अपनी। तो जो मेन कारण है ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के द्वारा। जब हम जीव बोलते हैं तो याद रखिएगा उसमें एनिमल और प्लांट्स दोनों आते हैं। क्यों प्राप्त करेगा कोई पोषण? ताकि वो अपनी सुचारू रूप से कुछ प्रक्रियाएं कर सके। जैसे शारीरिक वृद्धि है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। जनन की प्रक्रिया भी बिना न्यूट्रिशन के नहीं हो सकती, क्योंकि जो जर्म सेल होती है यानी कि जनन कोशिकाएं होती है जिनसे किसी एक नए जीव का निर्माण होता है, वो निर्माण भी तो किसी न किसी पोषक तत्व से होगा। तो जनन की प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्शन, यह प्रक्रिया भी बिना न्यूट्रिशन के नहीं हो सकती। ऊर्जा प्राप्ति, कोई जीव क्या ऑप्टेन करना चाहे? ऊर्जा यानी कि एनर्जी। और शरीर में तमाम होने वाली उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं, ये उपापचयी क्रियाएं जब मैं बोलता हूं इसका मतलब इसमें समझिएगा क्या क्या आ जाता है। उपापचयी क्रिया ये वो क्रियाएं हैं जिनकी वजह से कोई जीव जीवित रहता है। जैसे कि श्वसन, सांस लेते हैं नहीं लेते हैं। श्वास लेने के पीछे का मकसद ये होता है कि शरीर में ऑक्सीजन जाए और वो ग्लूकोज को तोड़े जाकर। कहा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है शरीर में? यकृत में। और कहाँ होता है? एक तो यकृत आ गया अंदर, उसको कितना बढ़िया आ गया यकृत। एक तो ये ग्लूकोज टूटा है यकृत में, और कहाँ टूटता है? ब्रेन में भी कुछ होता है, ब्रेन में, ब्रेन में नहीं होता? अच्छा, पेट में कुछ होता है कि नहीं? हाँ, पेट में भी होता है। हाँ, डेली तो मोमो जाते पेट में ही तो जाते हैं। ग्लूकोज टूटता है सेल में। पूरा जो है रिवोल्यूशन ले आओगे क्या? जब हम श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं तो यहां पर दो प्रोसेस होती है। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज है, भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया का सीधा मतलब कुछ भी नया नहीं बनेगा, खाली प्रक्रिया होगी। जैसे कि सांस को खींचना, इनहेल करना और छोड़ देना। सांस में हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, वायु अंदर लेते हैं और छोड़ देते हैं, बस ये भौतिक क्रिया। लेकिन जब वायु फेफड़ों में जाती है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती किसमें? किसमें करती है एंटर? ब्लड में। और ब्लड में एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी। याद आया? वो आरबीसी उस ऑक्सीजन को ढो करके चल देती है, बड़ी लंबी जर्नी उसकी।
लेकिन फाइनली वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है? किसी भी अंग की जो सेल होती है उसके पास पहुंचती है। क्योंकि जो भोजन में आपने ग्लूकोज लिया है वो अल्टीमेटली किसी भी अंग की बात कर रहा हूं मैं, अंग तो समझते हैं ना, जैसे जीभ है, आंखें हैं, है ना, आते हैं, हार्ट है अंग है, किडनी है एक अंग है, हर एक अंग बना हुआ है किसका? सेल का, कोशिका का। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें? या तो आप सबने पढ़ा होगा कोशिका। ग्लूकोज भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में गया, अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा? सेल के अंदर। और आप जानते हो ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स है ऊर्जा का, लेकिन वो तब तक ऊर्जा नहीं देगा जब तक कि सेल के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन आकर के न तोड़े, तब तक ऊर्जा नहीं ले सकते आप। जैसे घर में सिलेंडर तो रखा है लेकिन लाइटर नहीं है, यानी स्पार्क देने के लिए आपके पास इग्निशन, एक स्टार्टिंग नहीं है, आप जला नहीं सकते तो ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। आप खोल दीजिए नॉब को, गैस को ऑन कर दीजिए, गैस निकल रही है, लेकिन वो हीट एनर्जी नहीं देगी, ऊष्मा नहीं मिलने वाली। ऊष्मा कब मिलेगी? जब आप उसको बर्न करते हैं, और उसके लिए स्पार्किंग चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल ठीक है। सी शरीर में ग्लूकोज किसी व्यक्ति के कितना भी चढ़ा दिया जाए, अनटिल अनलेस जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और वो ऑक्सीजन जाए वो भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इसको ब्रेक नहीं करेगी, तब तक ऊर्जा नहीं। ये सबसे बेसिक मैं आपको एक रूप बता रहा हूं ऊर्जा प्राप्त करने। इसीलिए आप देखते हैं जब पर्सन कोई डेड हो जाता है, उसके लगा हुआ है बाकायदा ग्लूकोज सब लगा हुआ है, लेकिन अब उसमें ऑक्सीजन लेने की पावर नहीं रही, बॉडी काम ही नहीं कर, अंग उसके काम नहीं कर रहे, तब हम उसकी स्थिति को बोलते हैं ये डेड हो गया है। ऑक्सीजन तो आप सोचो ना, ऑक्सीजन बाहर से भी आप दे रहे हैं, ग्लूकोज की बोतल भी लगी है, लेकिन पर्सन में वो पावर नहीं रही है कि वो उसको कंज्यूम करे और ये ब्रेक डाउन की प्रोसेस। तो ये सारी श्वसन की प्रक्रिया, लिख रहा हूं यहाँ पे उत्सर्जन, एक तो हो गया रेस्पायरेशन, है ना, रेस्पायरेशन, और दूसरा एक्सक्रीशन। उत्सर्जन बहुत जरूरी प्रोसेस है। मल त्याग, मूत्र का त्याग, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। कहा भी जाता है किसी पर्सन का जब पेशेंट होता है कि ये चीजें नहीं हो रही, फिर माना जाता है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। रीजन ये है कि जब शरीर के अंदर बहुत सी चीजों का निर्माण होगा तो बहुत कुछ ऐसा भी बनेगा जो वेस्ट होगा, और अगर वेस्ट बॉडी में ही रहेगा तो वो विषाक्तता लाएगा, पॉइजन सिटी क्रिएट करे, शरीर को हार्म करे। इसलिए शरीर से उत्सर्जन होना बहुत अनिवार्य है। और भी एक प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए शरीर में ही हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है कि नहीं होता है? बताओ भाई, होता है कि नहीं होता है प्रोटीन निर्माण? कहाँ देखा? ये नहीं देखा? देखा नहीं निर्माण करते हुए। अच्छा, कहाँ होता है फिर ये? राइबोसोम में होता है, और कहाँ होता है? एटीपी में होता, ठीक है, एटीपी में होता। आप बताओ बेटा, सुना है प्रोटीन का निर्माण शरीर में? अब बच्चा नहीं पता क्या? प्रोटीन नहीं पता कि निर्माण नहीं पता? अच्छा ये बताओ, जब हम ये नाम बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, सुना सबने? अच्छा, मैंने बोला लाइसोसोम, मैंने बोला राइबोसोम, क्या है ये? क्या मन में विचार आता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक, पावर हाउस ऑफ दी सेल। लाइसोसोम के बारे में नाम लेता हूं, क्या मन में आता है?
पन्ने पलट लो, बहुत कम पन्ने परमात्मा, 2-3 मेरे पास ही पन्ने दे देता। हाँ, और बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ा रखी है, तो पन्ने का पढ़ा तो नहीं होगा ना। ये और पन्ने बड़े कम है, पलटी चले जा रहे, पलटी चले जा रहे, गए नद्दन बाप पढ़ लो। अरे तो नंबर मिलते मेरे को इंक्वायरी वाले। ठीक है, आप समझो इस बात को, ये सारी चीजें हैं आपके पास में। आपको मैं उधर लाना चाहता हूँ जहां से आप बहुत दूर आ गए, बहुत दूर छोड़ दिया इन चीजों को। क्या को छोड़ दिया मुझे पता नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए था। ये संगी साथी बड़े तगड़े थे। हम जब ऐसे बोलते हैं ना ये राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है, तो दीज आर दी सेल्स ऑर्गेनेलीज, ये कोशिकांग है। आई बात समझ में? मैं आपसे ये पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप बोलिए सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल बोला जाता है। ये बढ़िया, ये हुई बात। लेकिन पहले अगर मैं ये पूछूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, ठीक है, तो दीज आर दी सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिकांग है। कोशिका तो समझते सब लोग कि नहीं, जैसे मकान ईंटों से मिलके बना, वैसे शरीर सेल से। सेल सबसे छोटा एक इकाई समझ, लेकिन सेल भी कई छोटे छोटे ऐसे जीवित अंगों से मिलके बना है जो कार्य करते हैं। मतलब सेल की जो रचना है वो आप समझिए जैसे हमारे शरीर की किसी अंग की एक सेल का आकार, आप ऐसे समझो, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, ऐसे तो चीज ये इतना बड़ा बना दिया, इतनी बड़ी होती नहीं। आप सब जानते हो कि आप नेकेड आई से खुली आंख से नहीं देख सकती हो। मतलब एक बिंदी हम बना दे, पेन की बिंदी, अगर मैं एक पेन की बिंदी बनाऊं ऐसे, ये देख लो। अब इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके देखेंगे आप, इसको अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखेंगे, तो ये आपको जो बिंदी है ये ऐसी जुड़ी हुई कई चीजों से मिलेगी। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि तो माइक्रो साइज में होती है। मीटर का जो है 10,000वां भाग, आप समझिए इतनी छोटी सेल होती है कहीं 10,000वां भाग। मतलब 1 मीटर ले लो इतना बड़ा, उसका एक टुकड़ा, फिर उसका दूसरा टुकड़ा, ऐसे करते 10,000 टुकड़े करेंगे आप, टुकड़े के टुकड़े। 1 मीटर ये आधा मिला, इसका दूसरा टुकड़ा, फिर इसका तीसरा, ऐसा करते करते जब 10,000वें भाग में पहुंचेंगे आप, उतना छोटा होगा साइज ऑफ दी सेल। और बड़ी भी सेल होती है कुछ। इसको जब देखा तो इसमें से 2 चीजें मिलती है। सबसे बाहर एक परत दिखती है, ये इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अगर यहीं पर पौधे की होती सेल, पौधे की, प्लांट की, तो मेरे बच्चे एक फर्क क्या मिलता? बिल्कुल, क्या बात। इसीलिए कहता हूं आपको याद दिलाना गजनी। देखो ये सेल वॉल कहलाती, किसमें? प्लांट। बस फर्क एक सबसे बड़ा एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, ये पहला बेसिक डिफरेंस है। अब अगर इसके अंदर जाओगे तो 2 चीजें दिख रही। एक तो ये जो खाली भाग है ये लिक्विड भाग है, थोड़ा सा ये लिक्विड वाला भाग, जलीय भाग थोड़ा सा, और ये एक सेंटर में रखा है मैंने, ये न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक। अभी मैंने जितने नाम लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब यहाँ यहाँ। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं लोग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और बीच में क्या है? न्यूक्लियस में एक सबसे जबरदस्त रचना मिलती है जो बहुत सब लोग जानते हैं। उसमें सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, नाम आप लोग बताओगे खुद ही इसको क्या बोलते हैं। सो नाइस, बस इतनी चीज है।
तो ये जो मैंने नाम लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे कोशिकांग, कोशिका के अंग हैं। ये सब अपना अपना काम, सबका अपना। तो मैं ये कहना, यही जो यूनिट है, ये सेल अकेले काम नहीं करती है, सेल के अंदर मौजूद कोशिकांग का सबका अपना अपना काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसमें मैंने आपको अभी बोला प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन, और ये पक्का क्वेश्चन आता है सर सिंथेसिस का। क्या आता है कि सेल में प्रोटीन का निर्माण किस स्थान पर होता है। स्थान मेरे बच्चे दो ही याद रखना, दो स्थान है इसके अंदर। यहां पर लिक्विड है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर। और एक लिक्विड आपको मिलता है इस न्यूक्लियस के अंदर, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत? अब देखिए कितने जबरदस्त दो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखाऊं। पहला कि प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, प्रोटीन का निर्माण यहां, साइटोप्लाज्म। बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप मोटा मोटा सुनिए। प्रोटीन का निर्माण कहीं होगा तो साइटोप्लाज्म, इसके अलावा कोई स्थान। और ये देख रहे हो, ये अपना क्या बना रखा मैंने डायग्राम का है, डीएनए का। डीएनए का जब नाम आता है तो आपके मन में डीएनए के रिगार्डिंग क्या चीज आती है? डीएनए क्या है? हेरिडेटरी। क्या हेरिडेटरी? हिंदी में बोले तो आनुवंशिक हो गया। आपने शब्द एक बोल दिया, आनुवंशिक। डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना। आज एक शब्द ये आता है, डीएनए प्रोटीन से मिलके बना। फिर जीन का ट्रांसफर मतलब आनुवंशिक जो है, क्या जीन का क्या मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से ट्रांसफर होता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या क्या शरीर अनुवांशिकता जो ट्रांसफर होता है, अनुवांशिकता ट्रांसफर होती है। अनुवांशिकता क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। अरे सर ऐसे नहीं, दैट, जैसे आंखों का रंग हो गया। हाँ, ये क्या है? अनुवांशिक ये अनुवांशिकता है, गुण है। गुण है। ऐसे बोलो, आप मोबाइल खींच के लाएंगे, हाँ, जानो ये ना। अनुवांशिकता कोई गुण है। गुण क्या? गुण सब जैसे एक आंखों का रंग हो गया। आंखों का रंग, तो ये आंखों के रंग जो होते हैं क्या है? शरीर के लक्षण, शरीर के लक्षण है ना। वे शारीरिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब आप मुझे यहाँ पर गलत हूं मेरे को बोल देना। अब आप मेरे को बोले आनुवंशिक, जैसे कि आप लोगों में से शुरुआत कितने लोगों ने पूछा सर कहाँ कोचिंग एड्रेस बोलो, मैं कहूँ बस तिरुपति ज्वेलर्स। तिरुपति ज्वेलर्स क्या मतलब सर, कहाँ पर? मेरे को कितने लोग, मैंने कैसे बुलाया मालूम है कहाँ पर? आप लोगों में से किसको मैंने वहां पर रिसीव किया बताओ जरा। वहां पर कोई है ऐसा? यहाँ पर बेकरी के पास में जाकर के बुला करके लाया हूँ। हाँ, वर्मा बेकरी। कहाँ पे खड़े हैं? कपूरथला पे। तो मैं एड्रेस बोला, सुनिए सुनो बेटा सुनो। ऐसा है कपूरथला से तो आप चौरा पकड़ो, तो वहां से जो पुरनिया के लिए रोड जाती है, बस आप वहां से उसी पे चलो। और सुनो सुनो सुनो, बोल रहे बीच में नहीं, सुनो। और वहां पर 100 मीटर जब चलते हो तो वहीं पर एक आपके राइट हैंड पे वर्मा बेकरी बिस्किट, बड़ी फेमस है, पूछ लेना, ये पड़ेगी। बस वहीं पर पहुंचना, तब फोन करना, तब हम आ जाएंगे। और नहीं तो ठीक उसके सामने एक रोड है, वहां पर देखना, वहां पर किसी से पूछना कि तिरुपति ज्वेलर्स या बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके सामने हमारी कोचिंग है। अब समझ, बच्चा पहुंचा, वहां पर पहुंचा, सर सर यहाँ तो खड़े हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं दिख रही। अरे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा वहां पर नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ो। तो आगे 50 मीटर चलते हो, सो तो सामने पड़ती है। आप मेरी बात समझ में किधर ले जा रहा हूँ आपको? ऐसे नहीं बोलना कहीं पे। अनुवांशिक डीएनए प्रोटीन
जाता है, क्या जाता है? आप किसको, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, परिपक्व मेच्योर्ड पीपल, सकल सबके सब इंटेलिजेंट एक तो दिख रहे हो, आप किसको पढ़ाओगे? सम्मान भेजो राय, हम क्या हुआ ना, हम ना आए थे वो, तो तब हम ना काम कर पाए। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा मतलब इनके सब जब स्टार्ट करो पढ़ाना, गुरु जी हमें ये बात के देखो, अच्छा जो तो बैठो, अभी बैठ जाओ, अभी बताते हैं तुमको। सब लोग ध्यान से देखो इधर बोर्ड पे, ये देखो बोरा खाई चले जाते मारो, आप समझ रहे हो किनको टेकल करोगे आप, तो बहुत स्पेसिफिक होगा आपके लिए। और या तो फिर आप कह दो नहीं पढ़ाएंगे नहीं बेटे, हमको क्या बोलना चालू आपका अपना। ना वो बताओ इसमें क्या क्या बोलते हो, कितने क्या भगवान है? हाँ वो उसमें कुछ टर्म होता है कि ये क्या होते हैं, नंबर करते हैं। हाँ या पूछो, उसको बता नहीं पा रहे तुम, हटो रहने दो, फिर हम कर लेंगे। तो आप समझिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन क्लियर लिखा होगा, व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अगर पूछेगा तो ये उत्तर अलग बनता है। और पूछते कि किस जगह पर ये घटना होती है कोशिका के अंदर, तो ये उत्तर अलग हो जाता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलोगे तो फिर नाम होता है राइबोसोम, क्योंकि यही वो सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांग है जो क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक, लेकिन ये भी रहेगा कहाँ, इसी साइटोप्लाज्म, यहां पे रहे। तो विच ऑर्गेनेलिज हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, तब नाम लोगे राइबोसोम। लेकिन प्लेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बोलोगे आप, ये डीएनए है, इसकी पहचान ऐसे नहीं है, इसकी पहचान बहुत सम्मान पूर्वक है। डीएनए से तो पूरी दुनिया बना रखी है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, यह अनुवंशिक पदार्थ। अब बात आती है अनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो शारीरिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, ऐसा पदार्थ अनुवंशिक पदार्थ है। यह प्रक्रिया अनुवांशिकता कहलाती है, ये लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं, या जेनेटिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। डीएनए जिस रूप में दिख रहा है, ये इस रूप में नहीं ट्रांसफर करता। यहीं पर आप देखो एक टर्म सुनते होगे, सुना होगा पक्का, जो नाम बोल, एक शब्द आता है जो गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्या चीज है, और ये डीएनए क्या चीज है, इनका है कोई रिलेशन आपस में, कि ये अलग चीज है ये अलग चीज है? पहले बताओ गुणसूत्र सुना सबने कि नहीं सुना, हाँ या ना? सुना ना, जिसने नहीं सुना बोलेगा सर हमने नहीं सुना, क्लियर, ताकि हम उस पर जाए। और डीएनए आपने सुने सुना, तो क्या ये अलग चीज है और क्या ये अलग चीज है, पहले बताओ। इतना सन्नाटा, मानो बड़ा हॉरर मूवी चल रहा है। ये डीएनए ठीक है, ये डीएनए का कौन सा मॉडल बोला जाता है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल। इस मॉडल को बोलते हैं द्विकुंडलित मॉडल, इस पर भी क्वेश्चन आया है। ये समझो बिल्कुल जैसे रस्सी होती है, रस्सी भी कुछ अपनी ऐसी ही पड़ी रहती है। अब हम क्या करें इस रस्सी, और ये रस्सी ऐसे, इसको अगर हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा बेटा तो ये है, इस रस्सी की क्या होने लगे, क्वाइलिंग होगी।
क्रोमोसोम। आप समझ में मेरी बात को? रस्सी खुली पड़ी रहती तब आप उसको क्या बोलते हो? रस्सी बोलते हो ना। रस्सी को लपेट करके जब एक स्ट्रक्चर गोल गोल दे देते हो तब उसको क्या बोलते हो? तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। अरे प्रभु सुनो फिर से, खुली रस्सी पड़ी है, रस्सी को आपने लपेट करके गोल गोल सा बना देते हो तो उसको क्या बोलते हैं आप? बंडल बोलते हैं। रस्सी का तब उसे रस्सी नहीं बोलते हैं। आप समझ पाए? ऐसी स्थिति में तो ये डीएनए है, लेकिन डीएनए संगठित होकर के ऐसा रूप धारण कर लेता है, इट इज नोन एज क्रोमोसोम। आई बात कुछ समझ में आपको? और शरीर के अंगों की, मानव में शरीर के अंगों की प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक न्यूक्लियस में, क्योंकि ये कहां होगा बेटा? डीएनए कहां था? सेल के न्यूक्लियस होगा। तो ये जब बनेगा ऐसा तो ये न्यूक्लियस में ही रहेंगे। इनकी संख्या निश्चित है। कितनी पढ़ी आपने? एक जोड़ी 46। लेकिन ये जो 46 सुना है आपने, 46 क्या 23 जोड़ी, ये कहां पर है? काई कोशिका। क्या आप मेरी बात से समझ पाए? काई कोशिका का मतलब, काई कोशिका, काया, काया बोलते हैं ना, काया। ये स्किन ले लो, मांस ले लो, आंखें ले लो, नोज ले लो, टंग ले लो, कोई अंग का नाम ले लो, हार्ट ले लो, किडनी ले लो, ये सब अंग हैं। अंग किसके बने होंगे? सेल के। प्रत्येक सेल में, अंगों के प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में इनकी संख्या कितनी होगी? 46। इतनी बात समझते हैं आपने? एक शब्द और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका। जर्म सेल, ये क्या चीज है? जनन अंग समझते? जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पुरुषों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग। पुरुषों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसमें से एक अंग का नाम है टेस्टिस यानी वृषण। उन टेस्टिस में, ध्यान दीजिएगा बोलने जा रहा हूं, उन टेस्टिस में एक जर्म सेल बनती है जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल या नर जनन कोशिका। और इस नर जनन कोशिका का नाम है, क्या नाम है? स्पर्म। सुना नाम की नहीं? हिंदी में बोले तो शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं जो बोल रहा हूं मैं? ठीक। दो टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में इस जर्म सेल का निर्माण होता है करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या, क्योंकि स्मॉलेस्ट वन है, बहुत छोटी कोशिका होती है। दूसरी जर्म सेल जो महिलाओं में होगी या मादा में होगी उसको हम क्या बोलते हैं? मादा एक्स। क्या बोले? अरे प्रभु कहां पहुंच गया मुझे? हम सेल की बात करें, मादा जनन कोशिका। सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, सब हॉट पॉट है। खिचड़ी बनती, खिचड़ी खिचड़ी मिली हो, सब खिचड़ी का। मादा जनन कोशिका, फीमेल, जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान सुनिएगा क्योंकि यहां से चीज क्रैक हो जाएगी बिल्कुल। फीमेल जर्म सेल, इसका निर्माण जो मादा जनन अंग है, और उनमें एक प्रमुख जनन अंग है जिसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी, अंडाशय, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अंदर एब्डोमेन रीजन, एक इधर। क्लियर?
प्रत्येक ओवरी में एक बार में एक जर्म सेल का निर्माण होगा। कितना? एक। आप समझिए अंदर समझ, यहाँ ये स्पर्म बनते करोड़ों, और मैं कह रहा हूं यहां बनेगा केवल एक बार में एक राइट ओवरी में, इस बार बन गया तो लेफ्ट, लेफ्ट बन गया तो राइट, ये लेफ्ट राइट एट वन टाइम, एक बार में एक। क्या बनेगा? ओवम। इसका नाम क्या? अंडाणु। अंडाणु या बोले तो ओवम। हाँ पूछो क्या? हाँ ये बिगर साइज, हाँ ह्यूमन की सबसे बड़ी साइज। अब आप समझना, कोई पूछे मेल जर्म सेल स्पर्म, फीमेल जर्म सेल ओवम, और तीसरी मैंने आपको सेल बताई कायिक कोशिका, काया की कोशिका। अब आप समझ रहे हैं, मतलब टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो, ये अंग है बेटा, इनकी प्रत्येक कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46। क्लियर? लेकिन इसी पुरुष के टेस्टिस में तो 46 होंगे क्रोमोसोम, टेस्टिस की प्रत्येक सेल में, लेकिन इसी में बनने वाली जो स्पर्म या शुक्राणु होंगे उनमें 23 क्रोमोसोम। अभी कुछ समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से हम बोले, फिर से सुनो। मैं कह रहा हूं टेस्टिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, इसकी प्रत्येक सेल में तो कितने होंगे? 46 होंगे। लेकिन बेटा इन्हीं में निर्माण होता है किसका? स्पर्म का। और स्पर्म क्या है? जर्म सेल है, और जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। 23। ठीक। उधर आ जाओ महिलाओं में, महिलाओं में एक बार में एक का ही ओवम बनेगा। ओवरी जिसमें बन रही है ये, जिसमें ये बन रही है उसकी प्रत्येक सेल में कितने होंगे? 46। लेकिन उसमें बन क्या रहा है? एग। इस एग में कितने होंगे? 23। अभी समझे कि नहीं समझे? जब जन्म की प्रक्रिया होती है, पुरुष और महिला के संयोग से जब ये जर्म सेल मिलेंगी, तो आप भी जानते हो स्पर्म फ्यूज करेंगे किससे? ओवम से। तो यहाँ कितनी संख्या है? 20। यहाँ कितनी बड़ा? और टोटल बनके जो एक सेल शिशु की, संतान की सबसे पहली सेल जो बनी है, एक सिंगल सेल, उसमें कितने होंगे जाकर? बताओ कितने हो जाएगा? 46। इसीलिए प्रत्येक संतान अपने ही माता पिता जैसी होती है, क्योंकि माता पिता की प्रत्येक अंग की प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। लेकिन आधे गुणसूत्र माता से, आधे गुणसूत्र पिता से कंबाइंड होकर के फर्स्ट जो सेल बनी है उसमें कितने हैं? 46। तो जर्म सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होंगे, और बॉडी सेल्स यानी कायिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम, इनको द्विगुणित बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं, ये ख्याल अलग की चीज है। तो मेरी बात समझ में, एक बेटा क्रोमोसोम किसका बनूंगा? बस ये ऐसा क्वाइल्ड हो जाता है। कैसे? वैसे तो इसका संगठन अलग है, बस ये क्वाइल्ड तब हो पाता है जब इसके साथ एक प्रोटीन जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? बहुत फेमस प्रोटीन है ना, नाम आता है। डीएनए में मौजूद जो प्रोटीन है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। हम सब लिखवाएंगे, परेशान ना हो इस चीज के लिए। हम भूमिका बनाते काफी देर पढ़ाने से पहले, हमारा काम रट्टू तोता बना नहीं, हम रटाए आपको बैठ करके, वो तो करते हैं आप आए, और उसका नतीजा आपने देखा क्या हुआ। समझो पहले चीज को, हम कहां पर जोड़ रहे चीजों को समझिए, और आप समझिए हिस्टोन प्रोटीन ये वो प्रोटीन है जो डीएनए को ऐसा स्ट्रक्चर देती है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो फिर फाइनली ये जर्म सेल नहीं बन पाएगी। आप देखो जर्म सेल, मैंने आपको एक टर्म बोला, क्या भोजन करना, भोजन करते भोजन क्या तो भोजन करते से भूख बहुत लगती है। भोजन तो लगती, भूख लगती तब भोजन करते हो, लेकिन पर्पस बॉडी का क्या होता है? जनन की भी प्रक्रिया। आप सोचिए जर्म सेल कैसे बन पाएंगी अगर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता? क्योंकि प्रोटीन किसकी बनी होती है? किस रासायनिक अणुओं के मिलने से
या किस रासायनिक उत्पाद के मिलने से प्रोटीन बनती हैं? अमीनो एसिड। मेरे बच्चे आगे एक उत्पाद पढ़ोगे अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड जुड़ती जाएंगी और बनेगी एक प्रोटीन, कोई एक प्रोटीन। प्रोटीन का बड़ा महत्व है। आप जानते हैं छोटे बच्चों के लिए क्या कहा जाता है अक्सर, कहीं को प्रोटीन वोटीन दो, कैसे दुबले पतले सिगरेटिया ऐसे बने, लंबाई नहीं बढ़ रही तो कहते हो प्रोटीन दो। और जब ताकत की बात आती तो क्या कहते हैं, दूध दूध पिलाओ इनको, घी वगैरह खिलाओ, तब आदमी प्रोटीन नहीं बोलता वहां पे, तब आदमी ऊर्जा वाली चीजों के बारे में बात करता है। आप समझ रहे हैं? हर एक चीज का रूल है। तो ये जो मैंने नाम लिया प्रोटीन का, ये मैंने नाम लिया दूध घी, इनमें वो पोषक तत्व है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन वृद्धि कारक है, शारीरिक जो अंग प्रत्यंग है इनका निर्माण करता है। तो आप समझो श्वसन की प्रक्रिया हो गई, उत्सर्जन की हो गई, प्रोटीन का निर्माण हो गया। इन सब के लिए आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। भोजन के माध्यम से जिन चीजों को लिया जाता है उनको बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। जैसे बात आ गई आपकी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में मेनली हम बात करते हैं किसकी? नंबर 1 पे बहुत फेमस आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। दूसरे मैंने क्या बोले थे? फैट्स। तीसरे क्या बोले हमने? वाइटामिन्स। 4 नंबर पे प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन टू विटामिन, किसी बच्चे इनको प्रोटीन में, ये खनिज तत्व है। भोजन करने का पर्पस दरअसल यही है कि हम इन चीजों को प्राप्त करें। क्योंकि आप आलू खाते हो तो कहीं ना कहीं आप कार्बोहाइड्रेट, दाल आप खाते हैं, है ना, घी अगर लेते हैं फैट, इसे भोजन में नमक का आप इस्तेमाल करते हैं, आप समझ गया? दरअसल नमक खाने का पर्पस जो है वो ये है कि टू ऑब्टेन मिनरल्स, हमें मिनरल चाहिए, मिनरल लेने हैं। रोटी खाने का पर्पस है कि कार्बोहाइड्रेट जाए बॉडी के अंदर। ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसके पीछे क्या पर्पस है? विटामिन्स का। तो आप देख रहे हैं ये चाहिए, लेकिन ये कहीं खुले खुले मिलते नहीं है हमको। भैया गए, भैया 100 ग्राम विटामिन दे दो, ऐसे ले लो, ऐसे नहीं मिलते। मिलते तो मेडिसिन जो शॉप है मेडिकल की वहां पे मिलते हैं, वो भी अलग फॉर्म में, और वो बाउंडेशन है, डोज रिस्पॉन्स पता हो, कितनी लेनी है, कौन सी टेबलेट लेनी है, कितने पावर की लेनी है। तो उसका बढ़िया स्रोत ये है कि ये जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, फूड आइटम्स, उनको ले लीजिए। ये आपको इनमें भी आप जानते हो कि जब बात आती है कार्बोहाइड्रेट, तो ये मेन पर्पस क्या है कार्बोहाइड्रेट? क्या ये क्या प्रदान करेगा आपको? ऊर्जा। क्या बात, ये ऊर्जा प्रदान, एनर्जी। ये वसा क्या प्रदान करेगा? एनर्जी प्रदान करेगा। विटामिन क्या प्रदान करेगा? पानी से तो मतलब क्षमता जैसे बढ़ाती है शरीर की। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ठीक है। और कुछ आप सोचो विटामिन का क्या रोल होता है? अभी आपने सारे जो डिजीज उनको भी प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी डिजीज को प्रोटेक्ट करता है, जैसे जो थर्निया है, ये ना कहिए कि इस डिजीज को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि अगर इनकी कमी हो जाएगी तो कुछ डिजीज हो जाएंगी, है कि नहीं?
बल्कि इनका रोल क्या, बहुत ध्यान देखिएगा कि आपने अभी अभी यहां पर पढ़ा था, देख रहे हैं आप, प्रधान सर्जन निर्माण, ये प्रक्रियाएं अच्छे से नहीं होंगी अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाए। तो आप ये कह सकते हो कि विटामिन जो होते हैं उपापचयी क्रियाओं का नियमन, यानी कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये प्रोटीन क्या करेगा बेटा, ग्रोथ करेगा। प्रोटीन जो है ग्रोथ करता है। क्यों करता है प्रोटीन ग्रोथ? मसल्स का जो है मसल्स का रीग्रोथ करता है, रीग्रोथ करता है। मसल्स का ही रीग्रोथ क्यों करता है? बॉडी बिल्डिंग। हाँ, बॉडी बिल्डिंग, तुमको समझ में आई, बॉडी बिल्डिंग है। क्यों करता है बॉडी बिल्डिंग, ही क्यों करता है ये तो बताओ भाई। जो सेल वो हो गए होते हैं, क्या डैमेज हो गए रहते हैं, उनको सही करता है। मसल की मरम्मत करता है। लग गया है बहुत तगड़ा घाव भरता है, दिल के घाव छोड़ करके घाव भरता है। ये घाव क्यों भर देता है? ये मसल्स की ग्रोथ क्यों करता है? सेल की सबसे बाहरी कवरिंग क्या बोली थी हमने? अरे प्रभु, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं, हमारी लोग वाली बताओ। सेल मेम्ब्रेन। पौधों में होती है सबसे बाहर क्या? जो सेल मेम्ब्रेन, जो जंतुओं की प्रत्येक सेल की सबसे बाहरी कवरिंग है, वो काहे की बनी है? प्रोटीन की बनी। क्या और किसी की नहीं बनी? लिपिड की भी बनी है, लाइपोप्रोटीन की बनी है। लिखवाया था शुरुआत में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उनके लिए तो माफी, जिनका नहीं लिखा, तो गाय गाय बात हो गई, छूट है। और लिखे बैठे हैं तो फिर गलती है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा। लाइपोप्रोटीन की बात की थी, काहे की? तो लिपिड यानी वसा और प्रोटीन और लिपिड की सहायता से बनी बेटा क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो अब आप सोचो, अंगों की प्रत्येक कोशिका और प्रत्येक कोशिका की सबसे बाहरी कवरिंग किसकी बनी? लिपिड और प्रोटीन की। तो जब इनको ग्रोथ करनी होगी तो सबसे आवश्यक मटेरियल क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए जो छोटी अवस्था होती है उसको बड़ा होना है तो रिक्वायरमेंट किसकी है? प्रोटीन की। चोट लग गई है, नई सेल बननी है बेटा। भाई घाव लगने का मतलब क्या है? यहाँ पर सेल डैमेज हो गई है, कई सेल टूट गई, नष्ट हो गई, तो नई सेल बनेगी। तो सेल का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो सबसे पहले, वो है सेल मेम्ब्रेन, जो बना हुआ है प्रोटीनियस, प्रोटीन और फैट का। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए प्रोटीन क्या है? ग्रोथ प्रदान करनी, वृद्धि का। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं? मिनरल्स का काम क्या है? अगेन याद कीजिएगा, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इनकी सहायता से भी याद, इनकी कमी हो जाती, देखा है आपने कई बार व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, मेंटल इरिटेशन हो जाती है, डर्मल डिजीज हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है ना? क्या दांतों की दिक्कत, नहीं, अभी इससे पहले क्या बोला? किसकी दिक्कत हो जाती है? एक दांत टीथ, दांतों की काहे दिक्कत? कमी हो जाए तो हाँ, तो वो मैंने क्या बोला, अगर आप में कोई खास तत्व की कमी हो रही है तो किसी न किसी अंग प्रत्यंग में कोई समस्या आती है। ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत, ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इनको संतुलित मात्रा में लेना है, लेकिन ये नाप तोल नहीं आप कर सकते, इनकी नाप तोल की कोई आवश्यकता भी नहीं। जो आप भोजन लेते हैं सामान्य तौर पर बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड है वो ले लेगा उसमें से, अगर है
अन्यथा एक्सेस जो भी होगा वो बॉडी से, कुछ ऐसे हैं जिनका डिपोजिशन होता है, कुछ तत्व ऐसे हैं। मिनरल्स में ज्यादा है। हाँ, जैसे एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन का शरीर में जमा होता है। सामान्य तौर पर फ्लोरीन आपको मिलता है जल से, पानी से, अर्थ मेटल है। मतलब ये एक ऐसा तत्व है जो जमीन में, मिट्टी में पाया जाता है, पानी के माध्यम से आता है। तो कुछ खास क्षेत्र होते हैं जहां पर फ्लोरीन की अधिकता होती है। आर्सेनिक भी है। हाँ, आर्सेनिक में बहुत ट्रेस एलिमेंट है, ये ट्रेस एलिमेंट है, मरकरी है। ठीक है ना, ट्रेस एलिमेंट है मरकरी। ये नहीं, इनका आपकी बॉडी में कोई जमाव नहीं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा है जो सामान्य तौर पे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और इसीलिए डिजीज होती है फ्लोरोसिस की, दांतों पे जमाव की। बाकी आप देखोगे किसी के अंदर मरकरी का जमाव हो तो देखो मरकरी का डिपोजिशन नहीं मिलेगा। हाईली पोल्यूटेड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर चांसेस हैं कि पानी जो वहां से ऑब्टेन किया जा रहा है उसमें आ जाए मरकरी किसी माध्यम से। तो तत्वों का भी रोल याद रखिएगा, जो खनिज तत्व बोल रहा हूं इनका भी रोल किसमें है बेटा, उपापचयिक। याद, तो यही वो सारी चीजें हैं। अब जिनका नोट नहीं है वो सब जल्दी जल्दी दो तीन चीजें लिखने का, बहुत क्या लिखना है समझ पाओ, बस आप ये लिखिएगा सब लोग जितने लोग हैं, बस फटाफट दो तीन पॉइंट, पोषण, ये लाइन, ये जो रेड से लिखा, बाकी सब छोड़ देना, और उसके बाद में दूसरी स्लाइड पर जो लिखा वो लिख लेना। पेन चलाओ, ये फोटो खींचते रह जाओ, सारी पढ़ाई लिखाई फोटो में, ये मत, नथिंग इज न्यू, कुछ ऐसा है नहीं आपके पास, सब लिखा रखा है यहाँ सब, लेकिन हैबिट डालिए अपने अंदर, इनकलकेट करिए चीजों को लिखने की। नहीं तो आधा अधूरा आप देखते हो फिर क्या रिस्पॉन्स निकलता है। हम पूछते हैं आए गांव की, तुम बताते हो बाएं गांव की बात। ये हालत क्यों है, कारण ये आप फोटो खींच रखी साल। सर प्रोटीन का निर्माण है, प्रोटीन का जो निर्माण है केवल साइटोप्लाज्म में होता है। हाँ, साइटोप्लाज्म और केंद्र के अंदर नहीं होता है, केंद्र का भूत और भविष्य केवल एक ही है। गलती से भी नहीं हो, गलती को करे तो भी ना हो, कुछ क्यों नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले प्रोटीन हमें लगता है सेंटर में ही पाया भी जाता है, सेंटर में, लेकिन सबसे पहले प्रोटीन पाया भी जाता है। प्रोटीन का पाया जाना अलग है, मैं कह रहा हूँ बना होगा, बनना क्यों नहीं बनेगा न्यूक्लियस में, अभी तो बताया। क्या प्रोटीन का निर्माण किसकी सहायता से होता है, सहायता से, प्रोटीन खुद बने होते हैं अमीनो एसिड की, सहायता किसकी लेती है, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, राइबोसोम की। राइबोसोम कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म। चूल्हा रखा है आंगन में, रोटी पकेगी कमरे में, पॉसिबल, आप बताओ, इज देयर एनी लॉजिक। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मेरे बच्चे, बनाने का जो मटेरियल है, जो टूल है, वो क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम भी ऐसे स्वतंत्र नहीं होते, राइबोसोम भी लगे रहते किस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ लगी रहती है, न्यूक्लियस के बाहर लगी रहती है, उस पर पाया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये उनसे अलग होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। हाँ, प्रोटीन निर्माण का जो पहला स्टेप है, सबसे पहला, वो न्यूक्लियस में संपन्न क्या होता है, नहीं पता। हाँ, और बता दो, आज बधाई दो, हाँ कुछ तो बोलो, और क्या, देखो आप लोगों का बोलना सबसे अनिवार्य है।
आप लोग जब बोलते हैं यकीन मानिए उस वक्त सबसे ज्यादा आप सीखते हैं। कोई टर्म नाम आया हो दिमाग में, कुछ भी। क्या आपने आरएनए का नाम सुना? आरएनए का मेरे बच्चे बहुत बड़ा रोल है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, प्रोटीन क्या बनाएगा? अंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। अंग का मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, ये है ना। और यही सब अंग बनेंगे प्रोटीन के। और अभी आपने बोला कि जो कैसी आंख होगी, कैसी नाक होगी, व्यक्ति की हाइट कितनी होगी, अंग कितने बनेंगे, कोई हाथ में कितनी उंगलियां बनेंगी, ये सब आनुवंशिक लक्षण हैं। ये आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा दिए गए? मैसेज किसके द्वारा दिया गया? ये ऑर्डर कौन देता है? किसके द्वारा ये सब बनती है कि कोई भी व्यक्ति में कितनी चीजें बनेंगी? ये लक्षण किसके द्वारा आते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा या किसके द्वारा? क्रोमोसोम किसके बने हैं? डीएनए के द्वारा आएगा। तो आप इस बात को जरा सोचिए और समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। डीएनए ही तो मैसेज देता है कि इस व्यक्ति के शरीर में ये चीजें बने, या इतनी संख्या में बने, या उनका रंग ऐसा बने। इन्हीं को तो अभी आपने आनुवंशिक लक्षण बोला। तो जब कोई अंग बनेगा तो वो प्रोटीन का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अंग की कोई सी भी जो प्रोटीन बनेगी उसका आदेश कौन देगा? डीएनए देगा। दरअसल डीएनए ही करता धरता है। डीएनए के पास पूरा ब्लूप्रिंट होता है आगे की जनरेशन का। अगली संतान कैसी होगी उसका ब्लूप्रिंट डीएनए देगा, क्योंकि यही तो वो मैसेज देगा कि इसकी जो नाक है उसकी हाइट इतनी, लंबाई इतनी रखना। आंखों में जो रंग होता है, नीली आंखें, भूरी आंखें, काली आंखें, ये रंग डिसाइड होगा किसके द्वारा? डीएनए के। तो आप जरा देखो कितनी सिंपल प्रोसेस है। ये नोट कर लिया बेटा? एक पॉइंट भी हो नोट कर लो बस, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, ये 5 चीजें जल्दी से लिख लो। न्यूट्रिएंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन और पोषक तत्व है ये। ठीक है? अब आप नीचे में जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है वो तो है राइबोसोम। लेकिन प्रोटीन निर्माण का जो आदेश है वो डीएनए देगा, क्योंकि किस अंग में कौन सी प्रोटीन बनेगी ये मैसेज तो डीएनए के पास है। लेकिन ये काम डीएनए डायरेक्ट नहीं करता है। ध्यान देखना जो बताने जा रहा हूं, ये पूरा डिकोड कर देगा आपकी इस प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत कम शब्दों में समझिएगा, हालांकि बड़ी लंबी और टिपिकल प्रोसेस होती है। आपके समझने के लिए देखिए क्या चीज है। ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा है कौन? डीएनए। अंगों के निर्माण की प्रक्रिया चली रही है, धीरे धीरे सेल बढ़ रही हैं और अंग बन रहे हैं। भाई आप ही सोचो ना, जो जीवन का प्रारंभ माता के गर्भ में एक सिंगल सेल, और ये भी कैसी सिंगल सेल है सोचो, जो आदि बनी है माता के गुणसूत्रों से, आदि पिता का कैसा, तब एक सिंगल सेल है। अब इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ, करते 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 वो पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनता है
शिशु का, भ्रूण का, तो उसके अंदर फिर अंग बनते हैं कि नहीं बनते? दुनिया भर के जो अंग बने, उन सब की सेल की बाहर की कवरिंग प्रोटीन की बनी है। तो ये आदेश ये सिंगल सेल के अंदर सूची दे रहा है। तो प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे ही एक सेल का बनाना है, सेल बनानी है नई सेल, यानी कि उसकी सबसे बारीक कवरिंग, तो ये प्रोटीन का आदेश देगा, तो ये अपने आप को अनबाइंड करेगा। अनबाइंड किया इसने अपने आप को खो दे। क्यों खोलता है? देखो, ये इस तरीके से अपने आप को अनबाइंड कर, और इसके पास जो है ये कोड के रूप, केमिकल कोड के रूप, जेनेटिक कोड के रूप में इसका मैसेज छुपा रहता है, मतलब कोड है, और ये अपनी कॉपी तैयार करेगा, फोटो कॉपी। जैसे ये ओरिजिनल है बुक, आप उस पर रखते हो, फोटो कॉपी वाले क्या ऐसे रखता है, वो स्कैन करता है, तो क्या होता है, एक और तैयार हो जाती कॉपी। अब आप मुझे बताओ, जो ये कंटेंट है वही तो उस पे जाता है, तो इस कंटेंट में उस कंटेंट में कोई अंतर? लेकिन एक को बेटा आप क्या बोलते हो, ओरिजिनल, और एक को क्या बोलते हो, फोटोकॉपी। फर्क सिर्फ इतना है, ये अपनी कॉपी तैयार, ये कैसा कोड है उसके अकॉर्डिंग, और ये जो कॉपी एक तैयार हुई है ये बिल्कुल है डीएनए जैसी ही, लेकिन यही एक आरएनए जिसको बोलते हैं mRNA। इसीलिए तो नाम है इसका क्या, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। किसका संदेश लेकर के जा रहा है? डीएनए का। बेटा किसका ले जा रहा है? डीएनए अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन अपना मैसेज दे देगा। अब ये मैसेंजर आरएनए यहां से कहां है, साइटोप्लाज्म। आप समझ रहे मेरी बात को? जब ये जब ये यहां आ जाएगा तो तुरंत इसके ऊपर एक्टिवली ये लगे आकर रजिस्टर। कौन? तो क्यों लगते हैं? रीजन ये है कि इसने मैसेज दे दिया मैसेंजर आरएनए को, जाओ और ऐसी प्रोटीन का निर्माण करो। प्रोटीन का निर्माण लेकिन होगा किससे? प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की। तो ये राइबोसोम क्या करेगा? अमीनो एसिड को अट्रैक्ट करेगा। यहां पर अमीनो एसिड पड़ी रहेगी, लेकिन ये अपने आप जा नहीं सकती। इन अमीनो एसिड को ले जाने का भी एक काम करता है कौन? आरएनए। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफर आर। ये ट्रांसफर आर जैसा ये है मैसेंजर आरएनए, ऐसे एक और है ट्रांसफर। ये लेकर के देखो आ जाए, ये नीचे लगी है क्या? अमीनो एसिड, ये आ गया। फिर एक और आएगा, वो यहां लगेगा, ध्यान देखिएगा, इसके नीचे अमीनो एसिड, ये शिफ्ट होगा पीछे, और ये जंप करके यहां चला। आप मेरी बात समझ पाए? ये सिर्फ अमीनो एसिड क्या होगा, ये अमीनो एसिड इसके नीचे लगा, फिर एक और आएगा, वो यहां लगेगा बेटा, फिर ये शिफ्ट होगा राइबोसोम, ये राइबोसोम इसके ऊपर आएगा, फिर ये वाली जो दो है ये इसके नीचे लग जाएंगे। अब देखो नीचे क्या बढ़ता चला जा रहा है, क्या बढ़ रहा है? ये अमीनो एसिड। और किसी भी एक खास प्रोटीन का निर्माण खास अमीनो एसिड के सीक्वेंस से होता है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पूरी दुनिया में अमीनो एसिड मात्र 20 प्रकार की है, सही, जिनसे किसी भी प्रोटीन का निर्माण होता है। नहीं समझ पाए मेरी बात? ये जो बाल है ये केराटिन प्रोटीन के बने हैं। प्रत्येक केराटिन प्रोटीन का निर्माण खास प्रकार के अमीनो एसिड से ही होगा। और कौन से अमीनो एसिड? जो 20 प्रकार के होते हैं। टोटल 20 प्रकार के ही है अमीनो एसिड, उन्हीं के आगे पीछे लगने से अलग अलग प्रोटीन बनती है। तो बेटा ये सीक्वेंस जो पहले कौन लगी, बाद में कौन सा अमीनो एसिड लगा, ये कौन लगा? अच्छा, इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, तो दूसरी प्रकार की प्रोटीन बनेगी। इसको पहले कर दो, ये बाद में कर दो, ये अलग प्रकार की प्रोटीन बनाएगी। दुनिया भर की प्रोटीन मात्र 20 प्रकार के अमीनो एसिड से ही बनी है। आई बात नहीं समझ में? ये यहां पर लगने शुरू हो गए। अब मान लीजिए एक अणु तैयार हो गया, किसका? किसी खास प्रोटीन का। केराटिन प्रोटीन ले लीजिए,
मांसपेशियों में एक्टिन मायोसिन है, इलास्टिन प्रोटीन लिगामेंट में पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, साइटोक्रोम है, दुनिया भर की प्रोटीन है। कोई प्रोटीन का एक अणु बन गया तो अब क्या होना चाहिए, अब रुक जाना चाहिए ना इस प्रक्रिया को। तो फिर क्या आता है, एक ऐसा कोड आ जाता है, एक यहाँ पर कोड का मतलब समझना कि यहाँ पर ये केमिकल लगे होते हैं, केमिकल, ये 3 केमिकल ऐसे आ जाएंगे जो क्या करते हैं, ये प्रक्रिया को रोक देते हैं। बस क्या रुक गई, ये विजित हो गया, ये हमारा एक अणु बन गया। कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कहा कुछ समझ पाए, सगले बता रहे कुछ ना समझ पाए। ये हमारे टाइम में नहीं थी व्यवस्था, समझ रहे, आप भाग्यशाली, लेकिन भाग्यशाली काहे के, नाम के भाग्यशाली। कई सर जी व्यवस्था सारे हम यूज नहीं करते, कुछ भी हम है ढूंढ रहे। हाँ है सब व्यवस्था है हमारे पास, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, काहे नहीं पढ़ते, तो मन नहीं, कई हमारा मन करता नहीं, तो काहे पढ़ेंगे भाई। अगर आप ध्यान दें जबरदस्त बात Protein synthesis पहचान पा रहे हो कौन है, process ये राइबोसोम the body creates proteins. Proteins consist of chains of amino acids इसका बना होता है which अमीनो एसिड। is used and their ये जो देख रहे हो ये कौन है, राइबोसोम जो अंडा डंबल या बना है, protein. एक्चुअल में कुछ इसका है, ये कौन है, ये न्यूक्लियस है, Amino acids क्या है, ये to न्यूक्लियस, proteins. साइड में क्या चिपकी हुई है, एंडोप्लाज्म, ये बिंदी Transcription राइबोसोम, occurs in the nucleus. क्या बोला, करता न्यूक्लियस, कौन सी Translation प्रोसेस, ये देखो साइटोप्लाज्म निकला बाहर, cytoplasm. Transcription is the process of converting instructions for assembling a protein located in the cell's DNA into messenger RNA. डीएनए से क्या बना रहा है, मैसेंजर आरएनए, Messenger RNA is a genetic sequence along a section of the DNA strand. Each strand of DNA contains nucleotides with complementary bases. Adenine pairs with thymine. ये नाइट्रोजन बेस है जिनसे बना है डीएनए, One. एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, Stop transcription. An enzyme ये एक एंजाइम है जो इस प्रक्रिया को शुरू करता है। attaches to the beginning of the DNA template. A sequence of 3 DNA bases 3 डीएनए बेस, base triplet 3 बनाए तुम्हें डंडे, contains information for assembling each amino acid of a protein. RNA polymerase reads the base triplets to build messenger यहाँ पर ये क्या कर रहा है, using free ये बना होगा, कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज ये वो एंजाइम है जो प्रक्रिया शुरू करता है आरएनए मैसेंजर आरएनए बनाने की, जो क्या करता है डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए बना, ये देखिए, ये क्या है, एमआरएनए, ये एमआरएनए, ये क्या है, डीएनए, इसी से क्या बन रहा है, एमआरएनए। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर। अभी देख रहे ये बनेगा और कैसे, न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म, nucleotides. Corresponding messenger RNA triplets Messenger. are called codons. In कोड के रूप mRNA codons, uracil replaces thymine. Once the mRNA is built, बन गया, certain enzymes remove introns or sections that will not be used to build the protein. Enzymes splice the remaining ends or exons together.
Then the functional mRNA न्यूक्लियर को और न्यूक्लियस से बाहर आया, ये translation देखिए वो is चेन आ the गई, process of using मैसेंजर लिंक बाहर आ गई RNA न्यूक्लियस से, to assemble ये amino लगेगा acids राइबोसोम, into a protein. The structure that will read the mRNA, called a ribosome, ये राइबोसोम लग attaches गया। to the mRNA strand. Initiated by a start codon, the ribosome ये इनिशिएशन कोडान है, शुरू करने subsequent वाला, codon, which signals a transfer RNA molecule that has the matching ट्रांसफर anti-codon sequence and specific amino acid. The process continues as additional transfer RNA molecules attach, bringing the correct amino acids to build the टीआरएन protein लग रहा है, देखिए until the protein is completely assembled, signaled by the stop codon. After the assembled protein breaks away from the ये ribosome, बायो प्रोटीन, its subunits detach from the mRNA. सिंपल प्रोसेस मैंने बोली थी आपको, जो यहाँ पर बताई वही यहाँ पे है। डीएनए से एमआरएनए बना, न्यूक्लियस से बाहर आया, टीआरएन लगा, क्या लेके आया, अमीनो एसिड, और फाइनली क्या बन गई हमारी ये प्रोटीन बन गई। आ रही बात समझ में? Here is a cell शेष बातें करेंगे हम लोग as a नेक्स्ट। whole living tissue. In most human cells, there is a structure called a nucleus. बस बस, जो स्लाइड था अभी जो बचे हुए थे ना, हाँ हाँ, इसमें बस आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये वाला हो गया। इसमें नहीं ना, हाँ ये डन हो गई, ये बात पूरी हो गई। कैसे हो गई? डीएनए से क्या बना बेटा? एमआरएनए। याद रखिए मैं क्यों लिख रहा हूं, डीएनए से एमआरएनए का बनना, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये एक टर्म आता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। हर टीआरएनए बनना भाई, एमआरएनए की है तो क्या बन रहा है? प्रोटीन। इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो टर्म आते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में। सीधे पूछते हैं ट्रांसलेशन क्या है, तो डीएनए से एमआरएनए का बनना, इट इज ट्रांसलेशन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इट इज सॉरी, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। कभी कभार क्या होता है, एमआरएनए से डीएनए का भी निर्माण होता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स कंजुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, क्या बता सकते हो डीएनए का निर्माण किससे होता है? एमआरएनए के अलावा डीएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, इट इज रिप्लिकेशन। बहुत सिंपल टर्म है, फिर सुन लो। डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना, आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास। सर और जो स्लाइड से उनको भी तो लेना था, तो और कोई स्लाइड नहीं है तुम्हारी, फोटो क्या लो, ये एक मेरे बच्चे, ये बस दो ही है, इजी क्वेश्चन है। और